दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रीलिम्स के लिए प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। आज हम बात करेंगे हमारे 11th क्लास के एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स के एनसीईआरटी के चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है पॉवर्टी। पॉवर्टी ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इस देखोगे, इसको मेंस में ये आपके पेपर 1 में भी काम आएगा, पेपर 2 में भी काम आएगा, पेपर 3 में भी काम आएगा। कहीं न कहीं आपको एस्से राइटिंग में भी इस टॉपिक्स की बहुत बड़ी भूमिका आपको नज़र आएगी। तो इस इसमें आपको कुछ ख़ास नहीं करना है। आपको आपको कुछ एक चीज़ इसके बारे में पता होनी चाहिए बस, ठीक है? जैसे पॉवर्टी क्या है, इसके कॉजेज़ क्या-क्या है, ठीक है? हाउ हाउ वी सॉल्व द पॉवर्टी प्रॉब्लम इन इंडिया, ओके? इसके साइंस क्या-क्या हैं, साइंस, ठीक है? और कि कुछ इसके फैक्ट्स या डाटा के बारे में पता होना चाहिए, बस, ठीक है? ये आपको मेंस में बड़ा हेल्पफुल रहेगा। कुछ आपके प्रीलिम्स में भी जो है आप देखोगे कि ये एक पॉइंट दिया गया है पॉवर्टी के नाम से, प्रीलिम्स के जब आप सिलेबस देखोगे, उसमें पॉवर्टी नाम का टॉपिक दिया हुआ है। तो उसमें आपको क्या करना है कि कुछ चीज़ें होती है कि अ पॉवर्टी से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं, ठीक है? आपको वो कुछ टर्म्स हैं, वो आपको प्रिपेयर कर लेनी है और कुछ ख़ास इसका है नहीं। तो आइए अब हम बात करते हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद हम मिल रहे हैं, तो अब देखते हैं हमारे टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है पॉवर्टी, ठीक है? तो आपके एनसीईआरटी में एक स्टोरी दी गई है, किसकी? एक है अन्नू नाम की लड़की, ठीक है? और एक सुधा की। इन दोनों की अगर स्टोरी पढ़ोगे, ठीक है? तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी कि कैसे पुअर लोग होते हैं, ठीक है? तो क्या-क्या उनमें, उन पॉवर्टी के क्या-क्या साइन्स होते हैं, ठीक है? जैसे अब हम सीधा उस कहानी के बारे में बात कर लेते हैं। इससे आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। उसके बाद हम जो है पॉवर्टी की डेफिनिशन और, ठीक है? और बाकी सब चीज़ों के बारे में हम ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँगे। देखो, इसमें स्टोरी है, एक अनु नाम की लड़की है, एक सुधा नाम की लड़की है। अनु नाम की लड़की जो है, उसके माता-पिता कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं। मतलब, ठीक है? और जो दूसरी सुधा नाम की लड़की है, उसके माता-पिता जो है, एक वेल नोन फैमिली से वो बिलॉन्ग करती है। जब अन्नू का जन्म होता है, तो अन्नू का जन्म हुआ, उसकी माता क्या करती है कि उसको अपने साथ, उसकी माता को भी जो है उसके पिता के साथ मज़दूरी करनी पड़ती है। तो अन्नू को वो अपने साथ लेकर जाती है वहाँ कंस्ट्रक्शन साइट पर, और वहाँ एक टीन की शेड्स में छोटी-सी कोई कमरा सा बना हुआ है, अन्नू को वहाँ रख देती है वो और अपना काम करती है। बीच-बीच में वो आती रहती है, ठीक है? जब भी अन्नू को भूख लगती है, जब भी थोड़े बहुत उसको टाइम फ्री होता है, वो अपने साथ लेके जाती है अन्नू को। दूसरी तरफ बात करते हैं हम सुधा की। सुधा जब पैदा हुई, वो एक बड़े हॉस्पिटल में पैदा हुई, ठीक है? उसका जो उसकी जो घर में एंट्री हुई, उसको सेलिब्रेट किया गया उसके माता-पिता ने। उसकी मम्मा 24 घंटे उसके पास रहती है, जब भी उसको भूख लगती है, उसको दूध पिलाती है, उसको जब भी नींद आने वाली होती है, उससे उसको स्टोरियाँ सुनाती हैं, उससे बात करती हैं, ठीक है? फिर बात करते हैं जब अन्नू और सुधा थोड़ी-सी बड़ी हो जाती है, तो अन्नू बड़ी हो जाती है, तो उस बेचारी को क्या करना पड़ता है कि वो धीरे-धीरे सर्वाइवल की टेक्निक सीख लेती है। जैसे उसको खाना कहीं से माँगना पड़ता है, कहीं पर पड़ा हुआ मिले तो कहीं से उसको जुगाड़ करना पड़ता है अपने खाने का, ठीक है? जब बारिश होती है, उसको खुद ही अपना शेल्टर ढूँढना पड़ता है, हैं? खुद ही वो खेलती भी किससे है, वो पत्थरों के ही अपने खिलौने बना लेती है और उनसे खेलती है। दूसरी तरफ सुधा की बात करें, सुधा, उसके पास अच्छा खासा घर है, बारिश वगैरह आती है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मतलब कहने का मतलब है कि अन्नू को जो है सर्वाइवल टेक्निक्स वो ज़्यादा आती है इन कंपैरिज़न टू सुधा। जब ये दोनों बड़ी हो जाती हैं, तो अन्नू को डांस करना बड़ा अच्छा लगता है, उसके डांस मूव भी अच्छे हैं, मतलब आप कह सकते हो कि बड़ा अच्छा डांस कर लेती है।
लेकिन वो एक डांसर बनना चाहती है। वही सुधा जो है वो बड़ी होती है, तो वो उसको रुचि होती है पेंटिंग्स वगैरह करने में, तो उसकी मम्मा-पापा क्या करते हैं कि उसको एक प्रोफेशनल पेंटर्स के यहाँ पर उसकी ट्रेनिंग करवाने शुरू कर देते हैं। अब अनु जैसे ही 12 साल की होती है, अनु अब मुझको मजबूरी है, तो वो क्या करने लग जाती है, अपने माँ-बाप के साथ में ही मज़दूरी करवाना शुरू कर देती है। और सुधा, वो अब क्या हो चुकी है, बड़ी होती है, वो पेंटर पेंटर की ट्रेनिंग लेने के बाद वो एक अच्छी वेल नोन पेंटर बन जाती है। तो ये स्टोरी है एक 2 लड़कियों के बारे में, जो एक ही समय पैदा हुई, लेकिन सिचुएशंस क्या कहें कि अपॉर्च्युनिटीज़ ने उनको कहाँ से, एक लड़की को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, एक लड़की बेचारी का कहाँ से कहाँ पहुँच गई, ठीक है? तो अब बात करते हैं, आपको कहानी यही है मेनली। अब हम पहले देख लेते हैं पॉवर्टी के साइंस को। जैसे स्टारवेशन एंड हंगर, भूख, ठीक है? खाने की कमी होगी, बहुत अच्छा नहीं खाएँगे वो, कभी-कभी मिलेगा भी नहीं बेचारों को, पुअर्स को, ठीक है? लैक ऑफ बेसिक स्किल्स, स्किल्स नहीं होगी उनके पास, हैं? स्किल्स नहीं होगी तो क्या होगा? उनके पास लिमिटेड इकोनॉमिक अपॉर्च्युनिटीज़ होंगी, अनस्टेबल एम्प्लॉयमेंट होगा। जैसे अन्नू के माता-पिता जो हैं, उनको एक शहर से दूसरे शहर कभी-कभी मज़दूरी के लिए भटकना पड़ता है। एक शहर में काम नहीं मिलता तो उसको उनको दूसरी जगह जाना पड़ता है। फिर बात है हाई मालन्यूट्रिशन, ठीक है? इल हेल्थ, सीरियस इलनेस, बीमारियाँ होती हैं तो वो डॉक्टर्स वगैरह के पास नहीं जा सकते, पैसा बहुत लगता है, ठीक है? बोरोइंग मनी, अब जो उधार लेते हैं वो पैसा, वो किस पे लेंगे? हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लेंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, वो क्रॉनिक इंडेप्टनेस में फँस जाएँगे, मतलब कर्ज़ जाल में फँसते ही जाएँगे। मान लो किसी मज़दूर ने 50,000 का कर्ज़ा लिया, ठीक है? अब जो जिससे उसने कर्ज़ा लिया उसने किस रेट पर दिया? आजकल 20% 15% की रेट, मान लो बड़ा साहूकार 20% की या उससे ज़्यादा की रेट पर दिया। वो ये नहीं चुका पाए तो ये भी क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, ठीक है? कितना हो गया? 60,000 हो गया। अगली बारी भी अगर वो नहीं चुका पाई तो ये 70,000 हो जाएगा। इस तरीके से क्या हुआ, ये कर्ज जाल में फँसते गए। कई-कई जगह तो कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज भी लगाने लग जाते हैं, और चक्रवृद्धि ब्याज तो आपको पता है बड़ी खतरनाक चीज़ है, ठीक है? उनके पास स्किल्स नहीं होंगी, ठीक है? और अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं होंगी तो क्या होगा? वो अपने एम्प्लॉयर्स के साथ, मतलब जो जिसके यहाँ वो काम कर सकते हैं, वहाँ पर वो क्या करें, नेगोशिएट नहीं कर सकते हैं अपनी लीगल वेजेस के लिए। अगर वो कम मज़दूरी देगा, तो उनको कम में भी काम करना पड़ेगा, ठीक है? फिर उनके पास साफ पानी नहीं होगा, एक्सट्रीम जेंडर इनइक्वालिटी होगी। एम्प्लॉयमेंट में भी, मतलब मेंस को काम मिलेगा, वुमेन्स को कम मिलेगा, या अगर काम मिलेगा तो अगर मान लो मेंस की मज़दूरी 300 रुपए है, तो वुमेन्स को 150 या 200 रुपए दिए जाएँगे, ठीक है? एजुकेशन होगी, नहीं मिलेगी उनको प्रॉपर्ली, डिसीजन मेकिंग भी नहीं होगी उनकी अच्छी। ये कुछ साइंस है पॉवर्टी के। ये गरीब गरीब होने के, कोई अगर गरीब होता है तो वो कैसा होगा? उनके पास उनके वो कैसे-कैसे उनके पास साइंस होंगे, ठीक है? अब बात करते हैं पॉवर्टी की डेफिनेशंस पर। पॉवर्टी की डेफिनेशन क्या कहती है? एक पॉवर्टी की डेफिनेशन पे बात कर लेते हैं। पॉवर्टी इज़ a state where someone doesn't have enough money, पैसा नहीं है तभी तो वो भूखे रह रहे हैं, ठीक है? बीमार पड़ते हैं, पीने को साफ पानी नहीं है, और access to resources to meet their basic needs and have a decent standard of living, मतलब उनके पास पैसा भी नहीं है, और जो रिसोर्सेस एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जीने के लिए चाहिए, उन तक उनकी पहुँच भी नहीं है। यह है पॉवर्टी की डेफिनेशन, ठीक है?
जैसे अन्नू है, अन्नू की बात कर लेते हैं। उस बेचारी के पास उसके पास स्किल्स थी, ठीक है, डांसिंग का। अगर उसके पास मनी होती तो वो किसी अच्छे से डांसर से डांस सीखती, तो क्या पता वो एक बड़ी फेमस डांसर बन जाती। वहीं सुधा, उसको पेंटिंग में इंटरेस्ट था, उसके मम्मी पापा के पास मनी थी, तो उन्होंने क्या किया, उसको ट्रेन करवाया पेंटिंग में, और वो क्या बन गई, एक वेल नोन पेंटर बन गई। ठीक है, तो मनी भी नहीं थी अनु के पास, और एक्सेस भी नहीं थी रिसोर्सेस की। वहीं सुधा के पास मनी भी थी और रिसोर्सेस की एक्सेस भी थी। ठीक है, तो ये है पॉवर्टी की डेफिनेशन और ये कुछ साइन। दो स्कॉलर्स है, उन्होंने पॉवर्टी की कुछ कंडीशंस पुट की हैं, या कहें कि पॉवर्टी को जो है एक नटशेल में की जो कंडीशन, उनको नटशेल कर दिया। नटशेल का मतलब होता है कि बड़े संक्षिप्तली बता दिया कि क्या करना है। देखो, पॉवर्टी इज हंगर, सिक, बीमार रहना, स्कूल नहीं जा पाओगे आप, फ्यूचर के बारे में फियर, और जॉबलेसनेस, उसके पास जॉब नहीं होगी, स्कूल भी नहीं जा पाएगा। ठीक है, फ्यूचर का फियर होगा, मतलब कि सिक्योरिटी नहीं है उसके पास पैसा नहीं है। ठीक है, तो वो कैसे फ्यूचर के बारे में कुछ कर सकेगा अपना, कैसे फ्यूचर बना सकेगा। जैसे अन्नू के केस में है, पैसा नहीं है तो वो कैसे बेचारे फ्यूचर बना सकेंगे अपनी बेटी का, उसके माँ बाप। हंगर, भूखमरी, बीमार भी रहेगा वो। ये दो स्कॉलर्स हैं, रफी खान एंड दामियन किलेन, इन्होंने ये डेफिनेशन दी है। अब तो हम बात करते हैं कि कैसे, हमें पॉवर्टी तो पता चल गई होती क्या है। अब हम ये आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि पुअर पीपल को अगर गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई करना है तो वो कैसे करेगी, है। गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट क्यों आइडेंटिफाई करे, क्योंकि गवर्नमेंट का ये काम है, अगर अपने जो भी नागरिक हैं उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करना, ये डीपीएसपी में है। ठीक है, तो अगर पॉवर्टी की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है, तो हमें आइडेंटिफाई करने होंगे पुअर, और आइडेंटिफाई करने के लिए हमें चाहिए क्या, दो चीजें। पहला, एक स्केल चाहिए, हमें एक स्केल डेवलप करना होगा जो पॉवर्टी को मेजर करेगा। दूसरा, वो फैक्टर्स जो स्केल्स के क्राइटेरिया को मेजर करेंगे। ठीक है, हमें दो चीजें देखनी पड़ेगी, पहला स्केल और दूसरा फैक्टर्स। तो क्या पहले भी कोई अटेम्प्ट हुए हैं पुअर्स को आइडेंटिफाई करने के? हाँ, प्री इंडिपेंडेंस में भी, मतलब आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी। आज़ादी से पहले की बात करें अगर, तो दादा भाई नौरोजी, हमारे स्वतंत्रता सेनानी, इनका आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने पॉवर्टी लाइन का कंसेप्ट दिया। ठीक है, उसमें क्या क्या, पॉवर्टी लाइन का कंसेप्ट मतलब कि इस एक लाइन उन्होंने बनाई, इस लाइन से नीचे जो होंगे वो पुअर होंगे, और इस लाइन से जो ऊपर होंगे वो अमीर होंगे, या रिच कह सकते हैं। तो उन्होंने क्या क्या लिया, पॉवर्टी लाइन के लिए क्या चीजें, फैक्टर्स लिए। उन्होंने क्या किया, जो कैदी थे उनका जो खाने का जेल मेन्यू था उसको उठाया और उसके प्राइस को ले लिया। इसे कहते हैं जेल कॉस्ट लिविंग। ठीक है, ये खाना जो लोग खा रहे हैं, इस क्राइटेरिया को मैच कर रहे हैं, उससे ऊपर वाले रिच है, नीचे वाले गरीब है। लेकिन इसकी एक लिमिटेशन क्या है कि इसने बच्चों को शामिल नहीं किया जब ये पॉवर्टी लाइन डिफाइन कर रहे थे। अच्छा, फिर आज़ादी के बाद भी, प्री इंडिपेंडेंस, आज़ादी से पहले तो एक ही अटेम्प्ट ये बुक में लिखा है। ठीक है, आज़ादी के बाद
अटेम्प्ट हुए, हाँ, कई सारे अटेम्प्ट्स हुए। जैसे पहला प्लानिंग कमीशन बनाया गया इसके लिए। फिर सेकंड क्या, एक टास्क फोर्स बनाई गई, ठीक है? फिर 1989 और 2005 में एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाया गया पुअर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है? और कुछ इंडिविजुअल अटेम्प्ट्स भी किए गए। ये तो गवर्नमेंट लेवल पर किए गए, इसके अलावा भी कुछ इंडिविजुअल लेवल द्वारा भी कुछ अटेम्प्ट्स किए गए। अब बुक में पढ़ लेना, ये इतने कुछ खास है नहीं, बस आपको पता है कि कुछ अटेम्प्ट्स किए गए, बस इतना ही बहुत है, ठीक है? तो अब इसमें क्या किया कि पॉवर्टी को कैटेगराइजिंग किया गया। देखिए, कैटेगराइजिंग करना क्यों ज़रूरी है? अगर हम मान लो कई सारे लोग हैं, वो अब हम उनको एक यही डिफाइन कर देंगे ये लोग पुअर हैं। लेकिन उन पुअर्स में भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी गवर्नमेंट की हेल्प की। तो वो कैसे डिफाइन होगा? वो ऐसे ही डिफाइन होगा कि हम पहले डिफाइन करें, उसमें भी आगे कैटेगराइज़ कर दें कि ये पुअर है, ये मिडल लेवल का पुअर है, ये सबसे पुअर है। तो हम कोशिश करेंगे सबसे पुअर वाले को, जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उन तक पहुँचने की और उन तक मदद पहुँचाने की। इसलिए क्या किया गया, पॉवर्टी को कैटेगराइज़ किया गया कई सारे पार्ट में। जैसे ये देखिए आप, ये है क्रॉनिक पुअर, ट्रांजिशनल पुअर, नॉन पुअर, जो पुअर है ही नहीं। अब क्रॉनिक पुअर में भी 2 कैटेगरी हैं, एक है ऑलवेज़ पुअर, एक है यूजुअल पुअर। तो ट्रांजिशन पुअर में 2 कैटेगरी है, चर्निंग पुअर और ओकेजनली पुअर। तो वही हम देखते हैं, किसको पहले, सबसे पहले इसे, क्रॉनिक पुअर कौन होते हैं? दोज़ हू मे समटाइम्स हैव अ लिटिल मोर मनी, जिनके पास थोड़ी बहुत मनी होती है कभी-कभी, जैसे कैजुअल वर्कर मतलब मज़दूर हो गए जैसे आपके, ठीक है? इसमें कौन से हैं जो ऑलवेज़ मज़दूर हैं, ऑलवेज़ पुअर हैं और यूजुअल पुअर हैं, सॉरी ये पुअर होगा, ठीक है? तो क्रॉनिक पुअर में किसे शामिल करते हैं हम? ऑलवेज़ पुअर और यूजुअल पुअर को, जिनके पास कभी-कभी पैसा आता है। दूसरा है ट्रांजिएंट पुअर, इसमें 2 कैटेगरी है, पहली है चर्निंग पुअर और दूसरा ओकेजनल पुअर। चर्निंग पुअर की बात करें, जो वो रेगुलरली मूव इन इन एंड आउट ऑफ पॉवर्टी, मतलब कि कभी अमीर हो जाते हैं, कभी गरीब हो जाते हैं, कभी अमीर हो जाते हैं, कभी गरीब हो जाते हैं। मतलब वो हमेशा पुअर नहीं रहते हैं। कुछ ना कुछ टाइम पीरियड ऐसा आता है, जिसमें वो अमीर हो जाते हैं, फिर वो गरीब हो जाते हैं। जैसे स्मॉल फार्मर्स और सीज़नल वर्कर्स। स्मॉल फार्मर्स की बात करते हैं जैसे हम, जैसे ही उनकी फसल कटेगी, उनके पास पैसा आएगा तो वो अमीर हो जाएँगे, ठीक है? फिर वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे क्या करेंगे, उस पैसे को खर्च कर देंगे। एक टाइम ऐसा आएगा, आप में से ज़्यादातर गाँव से होंगे, तो उनको पता होगा कि जो किसान होता है, उसके पास फसल कटने के बाद पैसा आता है, लेकिन वो धीरे-धीरे, धीरे और एक टाइम है, धीरे-धीरे वो खर्च हो जाता है और धीरे-धीरे एक टाइम ऐसा आता है, जब थोड़े टाइम के लिए किसान के पास कुछ नहीं होता, पैसा बिल्कुल नहीं बचता है। तो उसे बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं चर्निंग पुअर। और इस तरह मान लो आप सीज़नल वर्कर्स की बात कर लें, ठीक है? तो वो उनका एक टाइम सीज़न आएगा एकदम से, जैसे सपोज़ कर लेते हैं, हम बात कर लेते हैं, बेस्ट एग्ज़ाम्पल है, शादी में जो काम करते हैं वो, जो कैटरिंग वगैरह लगाते हैं वो। अब देखोगे शादियों के एकदम से पीरियड आएगा, तो एकदम उनका अच्छा खासा काम चलेगा, शादियों का। सर्दियों में, थोड़ा-सा गर्मियों के टाइम में, फिर क्या आता है, जो श्री हरि जो है वो 4 महीने के लिए कहते हैं कि पताल में विश्राम के लिए चले जाते हैं। उस 4 महीने में कोई शादियाँ नहीं होती। जो कैटरिंग वाले होते हैं, शादियों में कैटरिंग वाले जो आपको पिज़्ज़ा, बर्गर इन सब की जो स्टॉल लगाते हैं, वो खिलाने वाले, उनके पास तो 4 महीने काम नहीं होता है, तो उनके पास बिल्कुल पैसा नहीं होता है, तो क्या कहते हैं वो, 13वाँ महीना चल रहा है हमारा तो, ठीक है? तो और तो उस टाइम पीरियड में उनके पास पैसा नहीं होता, तो वो गरीब हो जाते हैं, ठीक है? और जब जैसे ही शादियों का सीज़न शुरू होता है, नवंबर के बाद, तो आप देखोगे वो बहुत बिज़ी होते हैं, उनके पास पैसा आता है। इन्हें कहते हैं चर्निंग पूरा, मतलब कि इनके पास ये गरीबी की रेखा में आते-जाते रहते हैं, कभी अमीर हो गए, कभी गरीब हो गए, तो ये वो
ओकेजनल पुअर, ओकेजनल का मतलब कभी-कभी। तो इनका क्या है कि हू आर रिच मोस्ट ऑफ द टाइम्स बट मे समटाइम्स हैव अ पैच ऑफ बैड लक। कभी-कभी होता है ना, पैसा नहीं होता है, थोड़ा बहुत टाइम हर किसी का आता है, ठीक है? बुरा टाइम, तो नहीं होता है पैसा, कोई बड़ी बात नहीं है सब चीज़ों में, उन्हें बोलते हैं ओकेजनल पुअर। फिर थर्ड कैटेगरी आती है नेवर पुअर, मतलब कि जो रिच ही रहते हैं, जैसे एलन मस्क हो गया, ठीक है? ये दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, जिसके पास क्या ही है, मान लो अगर इसको 5 साल की बात कर लें हम, एक टाइम पीरियड ले लेते हैं, सपोज़ करते हैं जैसे, इन 5 साल के पीरियड में इसके पास कोई ऐसा टाइम आया होगा कि इसके पास पैसा नहीं, इसके पास पैसा तो होगा ही, ये दुनिया का सबसे अमीर आदमी जो है। तो क्या ये गरीब होगा कभी? नहीं होगा, नेवर पुअर, मतलब ये ऑलवेज रिच रहते हैं, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा वो है पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन का यूज़ किया जाता है किस चीज़ के लिए? मेजरिंग दी पॉवर्टी, ठीक है? इसमें कैसे करते हैं? ये पॉवर्टी लाइन डिफाइन कर दी है, इससे नीचे जो होगा वो बिलो पॉवर्टी लाइन, जिसे बीपीएल कहते हैं, और अपर जो होगा वो यूपीएल, अपर द पॉवर्टी लाइन, ठीक है? तो कैसे डिफाइन करेंगे पॉवर्टी लाइन का क्राइटेरिया कि ये लाइन पॉवर्टी लाइन है? उसमें गवर्नमेंट क्या करती है, मॉनेटरी वैल्यू ले लेती है, इसकी मिनिमम कैलोरी पर पर्सन द्वारा जो ली जाती है, एक आदमी कितनी कैलोरी खाता है, उसको एक क्राइटेरिया मान लिया जाता है। अगर उतनी कैलोरी नहीं ले रहा है तो मतलब वो गरीब है, पॉवर्टी लाइन के नीचे है। अगर वो उतनी कैलोरी से ज़्यादा ले रहा है तो वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर है। तो क्या डिफाइन किया गया है? 25,000 कैलोरीज फॉर रूरल और 21,100 कैलोरीज फॉर अर्बन एरियाज के लिए, ठीक है? अब क्वेश्चन ये उठेगा दिमाग में कि ये 2400 क्यों और ये 21,000 क्यों? आप में से बहुतों के मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा ना। देखो, गांव में जो लोग रहते हैं वो शारीरिक वर्क ज़्यादा करते हैं, तो उनको कैलोरीज ज़्यादा चाहिए काम करने के लिए, ठीक है? इसलिए गांव में कैलोरीज की मात्रा जो है वो ज़्यादा रखी गई है, जबकि शहर में कैलोरीज की मात्रा जो है वो, सॉरी 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 सॉरी, ये 24,000 नहीं है, सॉरी, ये 2400 है, ठीक है? और ये 2100 है, ठीक है? मैं आप इसको सेट कर दूंगा, 2400 और 2100 कैलोरीज है, ठीक है? और अब आपको समझ आ गया ना कि गांव में ज़्यादा क्यों रखी गई है कैलोरीज की, मिनिमम कैलोरीज की मात्रा, और शहरों में कम क्यों रखी गई है? क्योंकि शहर के लोग थोड़ा मेंटली वर्क ज़्यादा करते हैं, वो फिजिकली कम करते हैं, और जबकि गांव में आप देखोगे जैसे दिल्ली में रहने वाले लोग हैं, वो मोस्टली पढ़े लिखे हैं, वो दिमाग से काम ज़्यादा करते हैं, कंप्यूटर वगैरह पे, बाकी सब चीज़ों पे। थोड़े बहुत एक ऐसा नहीं है, फिजिकल वर्क भी करते होंगे, जो दुकानों पर लगे हैं, जिनकी ये मशीनरी पार्ट्स बनाने का काम है, वो फिजिकल वर्क भी करते हैं। लेकिन अगर हम एवरेजली बात करें तो तब की बात कर रहे हैं। लेकिन अब गाँव में देखोगे तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, खेती-बाड़ी के काम में रहते हैं, 80 से 90%। बाकी लोग, कुछ लोग बाकी और काम-धंधे में, कोई नाई है, ठीक है? कोई दुकान करके बैठा है। तो लेकिन मोस्टली हम बात करेंगे तो वो ज़्यादातर जो लोग जैसा जितने भारी भरकम काम करेंगे हम, उनको लेते हैं। तो इसी पर बेस जो है 2009-10 में पॉवर्टी लाइन को डिफाइन किया गया। इस बेस पे ₹673 पर पर्सन कंजम्पशन इन रूरल मंथली, 1 महीने में एक आदमी अगर ₹673 खर्च करता है अपने खाने-पीने पर, अगर ज़्यादा करेगा वो रिच होगा, जो कम करेगा वो पुअर होगा। और इसी तरह से ₹860 शहरी एरिया में है मंथली बेसिस पे, ठीक है? गवर्नमेंट
क्या करती है, एमपीसीई का यूज़ करती है। एमपीसी मतलब मंथली पर कैपिटल एक्सपेंडिचर पर पर्सन द्वारा कितना किया जा रहा है, उसके उस बेसिस पर पॉवर्टी को डिफाइन कर किया जाता है। गवर्नमेंट गवर्नमेंट द्वारा डिफाइन किया जाता है। इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे ये क्या करते हैं, ये बता दिया कि ये लाइन है, ठीक है, इसके नीचे वाले गरीब हैं, इसके नीचे वाले अमीर है। लेकिन जैसे हमने कैटेगराइजिंग में पढ़ा था, उसमें था कि एक एक तो सबसे गरीब होगा, बिल्कुल ही गरीब, एक एक थोड़ा-सा इनके पास थोड़े बहुत पैसे, एक के पास इससे ज़्यादा पैसे हैं, एक के पास इससे ज़्यादा पैसे, ठीक है? जैसे जो ऑलवेज़ पुअर है, कुछ ओकेशनल पुअर्स हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें यही बता दिया कि ये बस पुअर है, गरीब आदमी है बस। ये कितना का गरीब है, ये डिफाइन नहीं होता, मतलब कि कैटेगराई कैटेगरी नहीं बनाई गई है। इसकी एक तो ये लिमिटेशन है, ठीक है? दूसरा क्या करता है कि इसने जो है फूड की कुछ ही आइटम्स को लिया है, जब पॉवर्टी को डिफाइन किया है। इसने सारी आइटम्स को नहीं लिया है, बल्कि थोड़ी-सी आइटम्स को ही लिया गया है। तो ये जो मैकेनिज़्म है पॉवर्टी लाइन का, ये क्या करता है, सिर्फ़ एक ग्रुप ऑफ पुअर को डिफाइन करने में हेल्प करता है, जिनका गवर्नमेंट द्वारा ध्यान रखा जाएगा। लेकिन ये डिफाइन या ये आइडेंटिफ़ाई करने में हेल्प नहीं करता है कि कौन सबसे ज़्यादा गरीब है, उस तक ग गवर्नमेंट को पहले पहुँच करनी चाहिए। ये नहीं बता सकता ये। ये तो सिर्फ़ एक बता देगा हाँ, इतने लोग गरीब हैं बस, ठीक है? तो इसकी सबसे बड़ी वीकनेस क्या है कि कैटेगराइज़ नहीं करता है। पॉवर्टी में पुअर ग्रुप जब ग्रुप ऑफ पुअर्स चूज़ कर लेता है, तो उसके बाद आगे कैटेगराइज़ नहीं किया गया, कैटेगरी नहीं बनाई गई है, ठीक है? और दूसरा क्या है, कुछ थोड़ी बहुत आइटम को लिया गया है। इससे क्या है कि गवर्नमेंट को जो है दिक्कत होती है लास्ट माइल पुअर तक पहुँचने में। क्या पता चला कि ऊपर-ऊपर वाले जो गरीब लोग थोड़े बहुत गरीब हैं, वही फ़ायदा ले रहे हैं, नीचे वाले जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उन तक पहुँचने ही नहीं दिया गया है। हाउ टू आइडेंटिफाई नंबर ऑफ पुअर्स, ये नंबर ऑफ पुअर्स की बात कर रहे हैं। पहले था ना पुअर्स कैसे डिफाइन करेंगे, अब नंबर ऑफ पुअर डिफाइन करना है। तो हेड काउंट रेशियो, ये क्या होता है देखो, सिंपल सा इसका फॉर्मूला याद रखो। इंडिया की टोटल पॉपुलेशन, ठीक है, कौन कितने पुअर हैं, और पुअर पॉपुलेशन, ठीक है, तो जो भी आएगा वो आएगा हेड काउंट रेशियो। ये डाटा किसके द्वारा कलेक्ट किया जाता है, एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसका डाटा कलेक्ट किया जाता है। तो 1973 से 74 की बात करें अगर, तो कितने पुअर थे हेड काउंट रेशियो के हिसाब से, 32 मिलियन पीपल, जो कि 55% थे पूरी पॉपुलेशन का। वही 11-12 में कम हो गए, गरीबी कितनी हो गई, 270 मिलियन, कितने हो गए, 22% हो गए टोटल पॉपुलेशन का गरीब लोग, ठीक है। बात करते हैं फिर 1973 से 74 में, ठीक है, 80% गरीब लोग कहाँ रहते थे, रूरल एरिया में। तो ये सिचुएशन 11-12 तक चेंज नहीं हुई, मतलब 80% लोग जो गरीब थे, वो गाँव में ही पाए जाते थे, ठीक है। लेकिन इन 1990 एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पुअर जो है रूरल एरियाज़ की, वो कम हो गए। वो कम क्यों हो गए? क्योंकि वो सारे शिफ्ट कहाँ हो गए? अर्बन एरियाज़ में, ठीक है। और अर्बन एरियाज़ में क्या हो गया? इनक्रीज़ हो गए। ये देखो, रूरल एरियाज़ में डिक्रीज़ हो गए और अर्बन एरियाज़ में इनक्रीज़ हो गए। लेकिन पॉवर्टी रेशियो जो है डिक्रीज़ हुआ दोनों का। मतलब गरीबी कम हुई है दोनों ही जगह पर। लेकिन गाँव के कुछ करीब शहर में शिफ्ट हो गए, तो इस वजह से शहर का इनक्रीज़ हुआ, लेकिन गरीबी कम हुई उनकी। जैसे मान लो वो वहाँ ₹100 कमा रहा था, शहर में शिफ्ट हुआ वो ₹300 कमा रहा है। लेकिन है तो शहर के अकॉर्डिंगली वो गरीब है।
लेकिन वो कम हुआ है, लेकिन यहाँ पर वो कम हुआ है। यहाँ से वो गरीबी कम होकर यहाँ शहर की तरफ शिफ्ट हो गई, शहर में हुआ तो उनका थोड़ा-सा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ हो गया है। कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी, अब इस गरीबी के कारण क्या हैं? तो आपके एनसीईआरटी में कहा गया पॉवर्टी कॉजेज़ lie in the social and institutional factors which make the life of poor। देखो सोशल तो कई सारे हो सकते हैं। उसका जेंडर भी डिपेंड करता है। अगर आप औरत हैं तो आपको काम नहीं मिलेगा, मिलेगा तो पैसे बहुत कम मिलेंगे, ठीक है? आपको अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत कम मिलेंगी। दूसरा, अगर आप छोटी जाति से हो, वहाँ पर भी आपको अपॉर्च्युनिटीज़ कम मिलेगी, आपको तरह-तरह की बाधाएँ आएँगी, आपको ऊपर नहीं बढ़ने दिया जाएगा। इंस्टीट्यूशनलाइज़ेशन फैक्टर का मतलब है कि गवर्नमेंट लेवल पर या कहें कि आपको अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं मिल रही हैं, सोशल लेवल पे की बजाय इंस्टीट्यूशनल लेवल पर अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं मिल रही होती हैं, ठीक है? वो सब। तो इसमें पहला कारण कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी पहला डेप्रिवेशन ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन की कमी, ठीक है? लैक ऑफ रिक्वायर्ड स्किल्स, डिनाई एक्सेस टू हेल्थ केयर। अगर आप बीमार रहोगे, तो आप कैसे काम करोगे, तो कैसे गरीबी से निकलोगे? उसी तरह से क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलेगी आप अगर तो आप पढ़ ही लोगे। जैसे अभी क्या है कि हमारे इधर हरियाणा में 8th क्लास के बच्चे हिंदी तक नहीं पढ़ पाते हैं, सरकारी स्कूल के। उनको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं मिल रही, हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं, तो बताओ 8th क्लास का बच्चा हिंदी नहीं पढ़ रहा है और जबकि 8th क्लास के बच्चे का स्टैंडर्ड आप मानते हो कितना अच्छा होना चाहिए? वो हिंदी नहीं पढ़ पा रहा तो बाकी सब में क्या करेगा? वो मैथ्स क्या करेगा? ठीक है? मैथ्स इंग्लिश में क्या करेगा फिर वो? साइंस कैसे पढ़ पाएगा वो? सोशल साइंस कैसे पढ़ पाएगा? कंप्यूटर्स कैसे सीख पाएगा वो? समझ रहे हो? क्वालिटी एजुकेशन ही नहीं मिल रही है, रिक्वायर्ड स्किल ही नहीं है। बच्चे बीटेक, एमटेक, पीएचडी वगैरह करके बैठे हैं उनके पास, लेकिन वो उनके पास रिक्वायर्ड स्किल ही नहीं है इंडस्ट्री लेवल पर जो चाहिए तो वो जॉब कैसे लेंगे? तो पॉवर्टी का समाधान कैसे होगा? वो कैसे गरीबी से निकलेंगे? बात चौथा है विक्टिम ऑफ कास्ट, ये सोशल बेस आ गया। कास्ट, रिलीजन एंड अदर डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस दैट इज सोशल एंड पॉलिटिकल इनइक्वालिटी, वेंडेटा, अनएम्प्लॉयमेंट, सोशल एक्सक्लूजन, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। ये कास्ट रिलीजन ये तो आप समझ ही रहे होगे कि गरीब लोगों को या छोटी जाति वालों को बढ़ने नहीं दिया जाता है। जैसे घोड़ी यहाँ हमारे इधर बड़ा चलता था पहले कि छोटी जात वाला शादी के लिए अगर दूल्हा है जो वो घोड़ी पर बैठ कर ही जाएगा। बताओ आज के टाइम में भी रिलीजन के तौर पर भी बड़ा आपको समस्याएं झेलनी पड़ती है, डिस्क्रिमिनेशन होता है रिलीजन के बेस पर भी। अदर कॉजेज की बात करें अगर इकोनॉमिक कॉजेज तो लो कैपिटल फॉर्मेशन, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है? मान लो कोई गाँव में 10th तक का स्कूल है और अच्छी रोड नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं है, तो बच्चा कैसे आगे जाकर बैचलर डिग्री करेगा, मास्टर डिग्री करेगा या 12th पूरी करेगा, ठीक है? कभी-कभी क्या लैक ऑफ डिमांड, डिमांड ही नहीं है इकोनॉमी में, तो कैसे प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा? कैसे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा लोगों को? दूसरा है प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन, रिसोर्सेस कम है, लेकिन पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो भी दिक्कत है। लैक ऑफ लैक ऑफ सोशल वेलफेयर नेट्स, ठीक है? ये कुछ इकोनॉमिक्स कारण है। उसके बाद आता है कॉलोनियल कॉजेज़ की। हमने पढ़ा था जब हम हमारे चैप्टर फर्स्ट की बात कर रहे थे उसमें, कि अंग्रेज़ों ने कैसे भारत की जो है इंडस्ट्रीज़ को तबाह किया। उन्होंने क्या किया इंडिया को सिर्फ़ रॉ मटेरियल के एक्सपोर्टर ही बना दिया सिर्फ़ और वो इंडिया को इम्पोर्ट करते थे क्या फिनिश प्रोडक्ट मतलब कच्चा हमारे हमारे यहाँ से जाएगा और वहाँ से फिनिश्ड प्रोडक्ट आएगा।
ठीक है? एक्सपोर्टर एक्सपोर्टेड फूड ग्रेन्स टू ब्रिटेन। हमारा जो यहाँ पर खाने-पीने का सामान था, जो हमारे गेहूँ थे, चावल थे, उसको ब्रिटेन में एक्सपोर्ट कर देते थे ये बेचने के लिए। जिससे क्या हुआ, यहाँ पर फ़ेमाइन जैसी स्थिति आ गई और 26 मिलियन पीपल कि 1875 से 1900 के बीच में 26 मिलियन लोगों की डेथ हो गई थी। तो इन अंग्रेज़ों की पॉलिसी की वजह से ही क्या हुआ, लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हुई है और स्मॉल लैंड होल्डिंग्स। हालाँकि गवर्नमेंट ने आज़ादी के बाद लैंड डिस्ट्रीब्यूशन की समस्या लैंड डिस्ट्रीब्यूशन किया, लेकिन वो एक बहुत सक्सेस नहीं हो सका है। हुआ भी है तो बड़ा थोड़े लेवल पर हुआ है, क्योंकि वो लीगली लूप होल्स से, या कहें हम उस एक्ट में ही थोड़े से लूप होल्स का लोगों ने फ़ायदा उठाया है। फिर लैक ऑफ नेसेसरी नॉलेज एंड स्किल्स, अगर ये नहीं है तो एससी-एसटी के मेंबर्स जो है, वो इमर्जिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ जो डिफरेंट-डिफरेंट सेक्टर में इमर्ज हो रही हैं, उन तक वो पहुँच नहीं बना पाएँगे। उनको फ़ायदा कैसे, जैसे अभी एआई आया है, तो वो कैसे बेचारे एससी-एसटी के मेंबर्स कैसे, एआई की टेक्नोलॉजी ही अपने आप में इतनी चेंज हो रही है। उनके पास बेसिक चीज़ों तक पहुँचने के लिए ही समाधान नहीं होगा, तो एआई टेक्नोलॉजी के इमर्जेंस के बाद में जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ इंक्रीज़ होंगी या जनरेट होंगी, उसका वो फ़ायदा कैसे ले पाएँगे? ठीक है? ये कुछ कॉजेज़ हैं पॉवर्टी के। अब बाकी टॉपिक जो हैं हम वो हमारे सेकंड पार्ट में करेंगे। ओके? तो थैंक यू फॉर योर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम। ये आपका पॉवर्टी वाला टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट है, आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। क्या कीजिएगा, आप एक बार ये जो मेरी पीडीएफ है इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है? आपके जो मेन-मेन पॉइंट्स हैं, पीटी और मेन से रिलेटेड, वो मैंने यहाँ पर निकाल के रख दिए हैं। आप एक बार इसको लीजिएगा और टॉपिक के अकॉर्डिंगली, और फिर वो बुक पढ़ लीजिएगा। और इससे क्या होगा, आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। अगर मान लो आपके पीटी या मेंस के टाइम पे अगर पढ़ना है, तो आपको बुक पढ़ने का टाइम नहीं है, तो आप ये मेरे नोट्स पढ़ सकते हैं। इसको मैंने बड़े ही ईज़ी वे में तैयार किया है। आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं वैसे। ठीक है? सो थैंक यू। बाय।